नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीयूटी पीजी एलएलएम में 2021, 22 और 23 में जो प्रीवियस ईयर आपका हुआ था, उसमें मैं एक सीरीज अभी चलाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस के आए हैं वो हम देखेंगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको पता है कि काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको कॉलेज टाइम में डीप में, तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन आने को 10 भी आ सकते हैं, आने को 4-5 तो आएंगे ही आएंगे। कोई इस एग्जाम में श्योरिटी नहीं है, ज़्यादा बार ये एग्जाम हुआ नहीं है, 2-3 बार एग्जाम हुआ है टोटली, तो हमें कोई पूरा आइडिया नहीं है फुल प्रूफ। और अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के 12-13 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो भले ही हम इसको थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे तो अच्छे से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे बेस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु अमंग दी फॉलोइंग जूरिस्ट हैज डिवाइडेड दी फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। ठीक है, जूरिस्ट का नाम पूछ रहा है, किसने डिवाइड किया था फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। तो भाई हमको सबको पता है ये सैलमन जी ने किया था। ठीक है, अब देखिए एक चीज गौर करने की यहाँ पे ये है, या तो आप इस तरीके से तैयारी कर लो कि क्वेश्चन है आपके पास, आंसर है, और आप अपना मार्क करके आगे बढ़ो। ऐसी तैयारी वो बच्चे करेंगे जो एग्जाम से 5-6 दिन, एक हफ्ता पहले तैयारी करेंगे। उनको बस एलएलएम में एडमिशन लेना है, कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों को थोड़ा सा लेट, मतलब थोड़े जगेंगे, लगभग 1-1.5 महीने पहले एग्जाम से, फरवरी के फर्स्ट वीक में जगेंगे, फरवरी में जगेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाकी उसको गूगल कर लेंगे कि भाई सेलमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, मटेरियल सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या आता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। 1-1.5 महीने में वो खत्म कर देंगे। और जो बच्चे एलएलबी में भी अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और थोड़ा सा उनको है कि भाई मैं पढ़ूं, अपनी एलएलएम करूं, तो मैं या तो डीयू से, बीएचयू से या बीबीयू से ही करूं। मोस्ट प्रोबेबली डीयू बीएचयू से ही करूं ताकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा बने। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे यार ये टॉपिक तो सोर्सेस ऑफ लॉ का है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि सोर्सेज ऑफ लॉ को अच्छे से कर लेता हूं, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन कोई आएगा तो वो मैं कर दूंगा, भले ही एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, भले ही एक भी ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यूजीसी नेट मुझे देना अगली बार जब मेरा एलएलएम में एडमिशन होगा उसके 6 महीने बाद, यानी कि 2024 की दिसंबर वाली साइकिल के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, तो मैं एग्जाम दूंगा। तो भाई मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ना मेरे को अभी भी है, तब भी है, और मैंने अपना साथ ही साथ पढ़ा भी हुआ है अच्छे से, तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। 1-1.5 घंटे, सवा घंटे का वीडियो बनेगा, तो पूरे पेशेंस के साथ देखना। हाँ, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपका सोर्सेस ऑफ लॉ से कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, काफ़ी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में अपन पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करें तो 4 हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, कोई भी हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। जैसे एनर्जी का सोर्स बात करें, हम कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्ब्स खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। सोर्सेज ऑफ, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो हम मतलब मसल बिल्डिंग में काम आते हैं। जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई आप एग खाइए, फिश खाइए, ठीक है, मीट खाइए। तो इस तरीके से हम बात करें तो ऐसे ही पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, जहाँ से हम लॉ को ले सकें, लॉ से हम कुछ, मतलब वहाँ से हम लॉ को अपना इंटरप्रेट कर पाएँ, उससे हम लॉ को थोड़ा सा डेफिनेशन दे पाएँ, किसी भी कंट्री या स्टेट की बात करें तो। तो कह रहे हैं कि बाय होम रूल्स कैन डराइव एंड इम्प्लीमेंटिंग इन सिविलाइज सोसाइटी, जहाँ से हम रूल्स डराइव कर सकें और फिर हम बाद में उसको फाइनली एक सिविलाइज सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि एक सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स की काफ़ी बड़ी नीड होती है, हम सबको पता है। ओस्टिन चाचा की एंट्री होती है। ओस्टिन चाचा जी कहते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग है ना, सोर्स ऑफ लॉ के 3 मीनिंग है, ठीक है। ओस्टिन चाचा जी कहते हैं कि भाई डायरेक्ट अथॉरिटी, डायरेक्ट अथॉरिटी से जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोवरेन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे स्टेट की जो बात होती है उसकी बात कर रहा हूँ। एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी आपके सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। एक होते हैं लेजिस्लेशन और कस्टम, वो भी आपके सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। ओस्टिन के अकॉर्डिंग 3 सोर्सेज ऑफ लॉ थे। अब ओस्टिन जी आगे, सैलमन जी कैसे पीछे रहेंगे। सैलमन जी ने बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंग सोर्सेज ऑफ लॉ के 2 कैटेगरीज है, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। यही आपका क्वेश्चन पूछा था सीयूटी 2023 में, जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा था कुछ देर पहले। तो हमें पता होना चाहिए कि सैलमन जी ने ये सब बोला था।
तो फॉर्मल सोर्सेज में सैलमन जी ने बोला था कि सोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ इटसेल्फ एंड आर अथॉरिटेटिव। भाई उन्हें किसी और की मीडियम की जरूरत है नहीं, वो अपने आप में ही लॉ है और वो अपने आप में उनका नेचर है, बाइंडिंग नेचर है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका स्टैट्यूट हो गया, आपके कोर्ट्स डिसीजन हो गए, प्रेसिडेंट हम इन्हें बोलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो ये आपके फॉर्मल सोर्सेज होते हैं। मटेरियल सोर्सेज कौन से होते हैं, उन्होंने बताया कि सोर्सेज फ्रॉम विच द रूल ऑफ लॉ डिराइव्स द मैटर बट नॉट द वैलिडिटी। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अपने आप में रूल नहीं है, लेकिन वो अपनी वैलिडिटी जो उनका डेराइवनेस है वो किसी दूसरे के थ्रू आता है। अब उन्होंने बताया कि जो मटेरियल सोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीगल मटेरियल सोर्सेज, हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज। लीगल मटेरियल सोर्सेज क्या होते हैं? लीगल मटेरियल सोर्सेज होते हैं सोर्सेज बोथ इन फैक्ट, फैक्ट के अंदर भी और लॉ के अंदर भी उनका जो नेचर होता है वो अथॉरिटेटिव होता है, वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेट डायरेक्टली किए जाते हैं, इमीडिएटली उनका इफेक्ट होता है, उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ऑपरेट करवाने के लिए। हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज ठीक इसके अपोजिट होते हैं, इनडायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं, उनको एक मीडियम की जरूरत होती है ऑपरेट करवाने के लिए, और वो नॉन अथॉरिटेटिव होते हैं, बाइंडिंग नेचर उनका नहीं होता, परसुएसिव नेचर होता है। सोर्सेज इन फैक्ट ओनली होते हैं, लॉ के अंदर वो सोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो कह रहे हैं कि भाई सलमान जी, द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट इज ए लीगल सोर्स व्हाइल द अल्टीमेट मटेरियल्स ऑन विच इट इज बेस्ड आर हिस्टोरिकल सोर्सेज। कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट डिसीजन देता है उसे हम लीगल मटेरियल सोर्स कहते हैं, ये वाला हम उसे कहते हैं। ठीक है, और जिस डिसीजन पे जिसके बेस पे डिसीजन दिया जाता है, अल्टीमेट मटेरियल ऑन विच इट इज बेस्ड, इट यहाँ पे डिसीजन के लिए यूज किया गया है, तो उसे हम हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज के बारे में कह रहे हैं वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सोर्सेज इन फैक्ट ओनली। ठीक है, और ये नोट अथॉरिटेटिव होते हैं, ये आपके मतलब बाइंडिंग नेचर नहीं होता है। इनको अगर आप लीगल टर्म में बोलो, अभी इन मॉडर्न डे लैंग्वेज में हम इन्हें ओबिटर डिक्टा भी कई बार यूज कर देते हैं। ठीक है, तो सैलमन जी ने बोला कि भाई लीगल मटेरियल सोर्सेज और हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज होते हैं। चलो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, तो लीगल मटेरियल सोर्सेज में उन्होंने बताया कि भाई लीगल मटेरियल सोर्सेज में मेरे अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन होता है, यानी कि एनेक्टेड लॉ, जो भी आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेशन लीगल मटेरियल सोर्सेज होते हैं। लीगल मटेरियल सोर्सेज कह रहा है कि सोर्सेज बोथ इन फैक्ट एज वेल इन लॉ आर अथॉरिटेटिव, उनका नेचर होता है, डायरेक्टली ऑपरेट किए जा सकते हैं, इमीडिएटली ऑपरेट किए जा सकते हैं विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे लीगल मटेरियल सोर्सेज होते हैं। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, केस लॉ जो मैंने बताया आपको, कस्टम्स भी आपके लीगल मटेरियल सोर्सेज होते हैं, और कन्वेंशनल लॉ भी आपके, कन्वेंशनल लॉ जो होते हैं कि आपके लॉ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, ऑब्लिगेशन, लोकल लॉ जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, लोकल लॉ होते हैं, स्पेशल स्टेट्यूट होते हैं, वो भी आपके लीगल मटेरियल सोर्सेज में आते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज में उन्होंने बताया कि लीगल राइटिंग्स, ज्यूरिस्टिक ओपिनियंस, फॉरेन जजमेंट्स और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो एलन जी हमारे सामने निकल के आए। एलन जी ने बोला कि सलमान जी मैं खुश नहीं हूँ जो आपने बताया मटेरियल सोर्सेज के बारे में, मैं आपकी थ्योरी को ऑब्जेक्ट करता हूँ। कौन सी थ्योरी को? जो आपने मटेरियल सोर्सेज के बारे में कही है, यानी कि इसके बारे में कही है जो आपने टू जो बताए थे सोर्सेज ऑफ लॉ, दो कैटेगरीज के होते हैं। तो मैं आपकी जो सेकंड कैटेगरी है फॉर्मल सोर्सेज में, मैं आपके साथ में सहमत हूँ, मेरी सहमति है पूरी, लेकिन जो मटेरियल सोर्सेज है उसमें सर मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? उन्होंने बताया कि ही रियलाइज दैट सैलमन हैज अंडरमाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ सर आपसे, क्योंकि आपने जो हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज थे उनकी जो वैल्यू है लीगल मटेरियल सोर्सेज से कम उसको आका है, आपने इनको कम वैल्यू दी है, लीगल मटेरियल सोर्सेज को ज़्यादा वैल्यू दी है, और मेरे अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज की भी काफ़ी वैल्यू होती है। एलन ने ये सब बोल के सैलमन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद कीटोन जी पीछे रहने वाले कहाँ थे कि भाई अब हम भी आएंगे, हम भी रेस में बनेंगे, हमारी भी तो बात होनी चाहिए भाई, अगर हमारी बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। उन्होंने बोला कि सलमान जी मैं भी आपकी बात से ना सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी जो आपने फॉर्मल सोर्सेज के बारे में बात करी है, इसके बारे में, फॉर्मल सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ इटसेल्फ एंड आर अथॉरिटेटिव, मैं जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बोला ही सेड स्टेट कैन नॉट बी टर्म्ड एज लॉ इन मॉडर्न टेक्निकल सेंस बिकॉज इट इज ओनली एन एजेंसी टू एनफोर्स लॉ। उन्होंने बोला, जैसे सलमान जी ने बोला था कि भाई जो आपका जो फॉर्मल सोर्सेज है उसके अंदर लेजिस्लेशन आता है, प्रेसिडेंट आता है, कस्टम आता है, आपका स्टेट के बारे में उन्होंने बोला तो उन्होंने लीगल उसको रखा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो स्टेट होता है वो एक आपका जो मॉडर्न टेक्निकल सेंस में हम बात करें वो केवल एक लॉ
एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो आपने फॉर्मल सोर्सेज में आपने लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट को रखा है, कस्टम्स को रखा है, मैं अभी उस चीज़ से आपके सहमत नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट है उसकी आपने जो डेफिनेशन है वो आपने गलत उस कॉलम में मटेरियल सोर्सेज में उसको डाल दिया। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग योर, मतलब जो भी आपने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग। कीटोन की बात चलते हैं तो कीटोन ने भाई ये बोला कि जब सभी कैटेगरी वाइज दे रहे हैं, जैसे हमने देखा ऑस्टिन ने भी 3 मीनिंग्स दिए सोर्सेज ऑफ फ्लो के, सैलमन जी ने 2 मीनिंग दिए, फिर उसके बाद सोचा कि चलो मैं भी देता हूं, तो इन्होंने कीटोन जी ने 2 कैटेगरीज में सोर्सेज ऑफ फ्लो को बताया। पहली कैटेगरी थी इनकी बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ फ्लो, सेकेंड कैटेगरी थी परसुएसिव सोर्सेज, ठीक है। बाइंडिंग सोर्सेज की बात करें जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जिनका नेचर बाइंडिंग नेचर होता है। परसुएसिव सोर्सेज की बात करें जिनका नेचर बाइंडिंग नेचर नहीं होता, ठीक है, नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ में बात करें हम तो लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स इन्होंने रखा। परसेसिव सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने राइटिंग ऑफ जूरिस्ट, प्रोफेशनल ओपिनियंस या इक्विटी प्रिंसिपल इन्होंने रखा। इन चीज़ों को इन्होंने परसेसिव सोर्सेज में रखा। अब गौर करने वाली चीज़ ये है कि आप देखिए बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ में लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स रखा है। सैलमन जी ने लीगल मटेरियल सोर्सेज में लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम रखा था, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज की बात करें तो लीगल राइटिंग, ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, फॉरेन जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने यहाँ पे रखा था। इन्होंने परसेसिव सोर्सेज में राइटिंग ऑफ ज्यूरिस्ट, प्रोफेशनल ओपिनियन, इक्विटी प्रिंसिपल यहाँ पे रखा है। कहने की बात यह है कि कीटोन जी ने सैलमंड की कॉपी ही करी है जस्ट, ठीक है, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया यहाँ पे। जो इन्होंने बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ बोला है, सैलमंड जी उसे बोल रहे हैं लीगल मटेरियल सोर्सेज, ठीक है, और जो इन्होंने परसुएसिव सोर्सेज बोला है, सैलमन जी उसे बोल रहे हैं हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज। ऐसे आपको याद करते हुए चलना है, कंपैरिजन करते हुए। इन्होंने जो बोला ठीक है, हमारा काम क्या है कि किसने सही बोला, किसने गलत बोला, किसने कॉपी किया, किसका एनालिसिस अच्छा है, किसका क्रिटिसिज्म अच्छा है, किसने ऑब्जेक्शन सही रेज किया है, वो अब हमें एनालाइज करना है, ठीक है। नोट की बात करें, इन इंडिया वी हैव ए कॉमन लॉ सिस्टम। इंडिया में आपको सबको पता है कि कॉमन लॉ सिस्टम यूज करते हैं हम, सिविल लॉ सिस्टम नहीं है हमारा। यूके, यूएसए, इंडिया में आपका कॉमन लॉ सिस्टम चलता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स को लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ माना जाता है, यानी कि लीगल मटेरियल सोर्सेज माना जाता है। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। लीगल मटेरियल सोर्सेज से मतलब ये है कि आपका सोर्सेज बोथ इन फैक्ट एज वेल एज इन लॉ एंड आर अथॉरिटेटिव इन नेचर, बाइंडिंग इन नेचर, ऑपरेट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली विदाउट एनी मीडियम। मैं बार बार आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए कि भाई फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, मटेरियल सोर्सेज क्या होते हैं, मटेरियल सोर्सेज में लीगल मटेरियल सोर्सेज कौन से होते हैं एंड हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज कौन से होते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। हम पहला सोर्सेज ऑफ लॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप सब पढ़ते हो काफ़ी डिटेल में, 3 ईयर लॉ वाले बच्चे एलएलबी करते हैं वो, क्योंकि मैंने 3 ईयर किया तो मुझे पता है कि भाई 2 सेमेस्टर मैंने पढ़ा था, 1 साल पढ़ा था। 5 ईयर एलएलबी वाले शायद 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर भी पढ़ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, नो डाउट आपने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन। डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री भी बोलते हैं इसका, और एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। लेजिस्लेशन जो होता है वो अपनी जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव करता है। लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकता, सुपरसीड नहीं कर सकता। लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बनना पड़ता है, ठीक है। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेक्ड एंड रेमेडिड थ्रू जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वोलेशन होता है तो हमारे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है। और आपको पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी, आप मतलब आपका जो पार्लियामेंट है वो आपका अमेंडमेंट के जरिए चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। कस्टम की बात करें तो कस्टम आपका ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम का मतलब यही है कि हम पुरानी बात के ट्रेडिशंस के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कस्टम हमने सोर्सेज ऑफ लॉ माना है, वो हम इसमें पार्ट में डिस्कस करेंगे। कस्टम का मतलब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस। कह रहे हैं कि भाई जो एक एरिया के पीपल हैं, जो एक एरिया के लोग हैं, उनमें जो यूनिफॉर्मिटी है कंडक्ट करने की, जो भी उनकी ट्रेड प्रैक्टिस चल रही आ रही है एक ही सर्कमस्टांसिस में, वही सब कस्टम है, ठीक है, उसे ही हम कस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ जूरिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी कस्टम के रिगार्डिंग, आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी, कस्टम इज ए जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट। ये कौन से जूरिस्ट ने बोला था, तो आपको पता होना चाहिए हॉलैंड जी ने बोला था। हॉलैंड जी ने क्या बोला था
कस्टम इज ए जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट। उन्होंने सिंपल सी लाइन लिखी, कस्टम कुछ नहीं है, बस क्या है, जो कोर्स ऑफ कंडक्ट हो रहा है एक सोसाइटी में, कुछ पीपल्स के लोगों में, एक सर्टेन लाइक सर्कमस्टांसिस में, तो वो ही कस्टम है, ठीक है, इससे ज़्यादा कस्टम कुछ है नहीं। सैलमन जी ने बोला, सैलमन जी हर बार बोलेंगे कुछ ना कुछ, आपको पता होना चाहिए सैलमन जी जो भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं ये। सैलमन जी ने बोला, कस्टम इज द एम्बोडिमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स। आपको कीवर्ड्स याद करते हुए चलना है, क्योंकि पूरी आप डेफिनेशन याद नहीं कर पाओगे जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है। Custom is the embodiment of those principles which have commanded themselves to the national conscience. The keyword is national conscience as principles of justice and public utility. सैलमन के अकॉर्डिंग कस्टम की ये डेफिनेशन थी, ठीक है। आपको कीवर्ड्स नेशनल कंसाइंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी होने चाहिए यार, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका आंसर फिर सैलमन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, आते हैं डेफिनेटली, सीयूटी पीजी में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो यूजीसी नेट के बेस पे ही पेपर चलता है। हर्बर्ट स्पेंसर जी भी हमारे सामने आए निकल के, उन्होंने बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन है पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट ओरिजिनली गवर्नड ह्यूमन कंडक्ट, वही मेरे लिए जो ट्रेडिशन है वही कस्टम है मेरे लिए। तो कीवर्ड्स आपके यहाँ पे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यही हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग कस्टम है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वन जनरेशन टू अनदर की बात आ रही है तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने कस्टम के बारे में ऐसा बोला था। कीटोन जी ने क्या बोला था, कीटोन जी ने बोला था, कीटोन जी ने यहाँ पे भी बोला है, पहले भी बोला था, और ये आगे भी बोलते रहेंगे, ठीक है। सैलमन और कीटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सॉरी। कस्टम एज दोज रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन established by usage and regarded as the legally binding by those to whom the rules are applicable, which are adopted by court and applied as source of law because they are generally followed by the political society as a whole or by some part of it, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कस्टम इज दोज रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन है, एस्टेब्लिश बाय यूसेज है, ठीक है, टाइम के साथ साथ यूज करते आ रहे हैं, ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह, एंड रिगार्डेड एज लीगली बाइंडिंग बाय दोज टू होम द रूल्स आर एप्लीकेबल विच आर अडोप्टेड बाय कोर्ट ने भी अडोप्ट किया है, अप्लाई किया है, बिकॉज दे आर जनरली फॉलोड, क्यों इसलिए किया है क्योंकि भाई पॉलिटिकल सोसाइटी के द्वारा फॉलो करता आया जा रहा है, या तो पूरा या फिर कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। हेल्सबरी ने क्या बोला, हेल्सबरी ने बोला कस्टम इज सम काइंड ऑफ स्पेशल रूल विच इज इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस और पॉसिबली फॉलोड सिंस टाइम्स इमेमोरियल। द कीवर्ड इज सिंस टाइम्स इमेमोरियल, काफ़ी टाइम से, बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, एंड विच हैव एक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ इन स्पेसिफाइड टेरिटरी, स्पेसिफाइड टेरिटरी अगेन ए कीवर्ड, ऑल्दो इट मे बी कंट्रेरी और इनकंसिस्टेंट विद द जनरल लॉ ऑफ लैंड। जनरल लॉ ऑफ लैंड की बात करें हम यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि भले ही इनकंसिस्टेंट हो जाए वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल, विच हैव रिक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ इन स्पेसिफाइड टेरिटरी, पर्टिकुलर टेरिटरी की बात करें हम, पर्टिकुलर जगह पे, वही कस्टम है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि भाई हॉलैंड ने क्या बोला, सैलमन ने क्या बोला, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला, कीटोन ने क्या बोला, हल्सबरी ने क्या बोला, इन सब के बोलने का एक पर्पज़ यही है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, कि इसलिए हम इसको सोर्स ऑफ लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज करें। वाई कस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ लॉ, ये हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो किस लिए कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का फेथ है भाई, ठीक है, लोगों का विश्वास है, ये लोग इसको एक ट्रेडिशन के रूप में यूज करते आ रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कीवर्ड्स आप पकड़ते चलिए, वही यहाँ पे फील करेंगे आप। सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस टाइम इमेमोरियल हर्सबर्ग के यहाँ पे इसने ले लिया, फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड टेरिटरी की बात कर रहे हैं, फॉलोड बाय पॉलिटिकल सोसाइटी एज ए होल और सम पार्ट ऑफ इट। ऐसे करके इन सभी जो भी जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी थी उन सबको हम एनालाइज करें, तो उन सबका कहने का मतलब यही है कि एक फेथ है, ट्रेडिशन है, सिंस टाइम इमेमोरियल से यूज किया जा रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा, इसलिए कस्टम्स को सोर्सेज ऑफ लॉ मानना चाहिए। क्योंकि भाई एक सोसाइटी में हम वही चीज़ अगर हम लॉ के रूप में यूज़ करें जो सोसाइटी के लिए सही है, अलग अलग जगह, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग कस्टम्स होते हैं, कानून होते हैं, आप एक दूसरी टेरिटरी के कानून, दूसरी टेरिटरी की कस्टम एक दूसरी टेरिटरी पे थोप नहीं सकते, वहाँ पे फिर आपका सिविलाइजेशन थोड़ा डगमगा जाएगा। इसीलिए जो जहाँ के लोग हैं, जो जिनका विश्वास है, जो उनका ट्रेडिशन है सिंस टाइम इमेमोरियल, वही वहाँ पे लागू होना चाहिए, ठीक है। नोट की बात करें तो सम कस्टम्स आर एनफोर्सिबल बाय कोर्ट बट नॉट ऑल। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हिंदू मैरिज में सप्तपदी होता है, 7 फेरे होते हैं, आपको पता होगा, रामायण महाभारत में हमने देखा होगा कि अग्नि के चारों ओर जो भी लड़का और लड़की फेरे लेते हैं उनकी शादी को माना जाता है। आपके हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये लिखा गया है कि भाई सप्तपदी एसेंशियल कंडीशन है आपकी शादी की, लेकिन कोर्ट कई बार इसको नहीं मानता है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन
अगर कस्टम की बात करें हम, तो ये एक एसेंशियल फंक्शन है शादी के लिए। अगर किसी शादी में ये आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो उस शादी को वॉइडेबल करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कह सकते हैं हम, ये कस्टम आपका एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। लेकिन भले ही हम यहाँ पे बात करें ब्लैक बुर्का की, जो आपकी मुस्लिम बहनें पहनती हैं, तो वो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई या तो आप इनको पहनाओ या फिर इनको मत पहनाओ। वो आप एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट नहीं करवा सकते। वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, आपको पहनना है, आपका कस्टम इजाज़त देता है तो आप पहनिए। अगर आपको कस्टम इजाज़त देता है और आपका मन नहीं है पहनने का, तो आप नहीं पहन सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हम बात करें इराक ईरान की, जो आपकी ये कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी वऊदी, तो वहाँ पे आप देखा होगा कि वहाँ पे इनको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट आपके रूल्स हैं कि भाई आपको पहनना पड़ेगा। तो यही है कि भाई जो कस्टम्स हैं आपके, सारे कस्टम्स आपके एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होते हैं। काइंड्स ऑफ कस्टम की बात करें तो दो कस्टम होते हैं। कन्वेंशनल कस्टम होता है आपका, एक आपका होता है लीगल कस्टम, ठीक है। कन्वेंशनल कस्टम की बात करें तो इसे हम यूसेज भी कहते हैं। यूसेज का मतलब ये होता है कि सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इट्स अथॉरिटी इज कंडीशनल ऑन इट्स एक्सेप्टेंस एंड इनकॉर्पोरेशन इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बाउंड बाई इट, ठीक है। अभी आप डिफरेंस थोड़ा समझना, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कन्वेंशनल कस्टम और लीगल कस्टम में। यहाँ पे जो लीगल कस्टम की बात करते हैं, कस्टम विच आर ऑपरेटिव पर से बाइंडिंग रूल्स ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे हम जो कस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनका कंसेंट मैटर करेगा, तभी वो कस्टम बाइंडिंग नेचर का बनेगा, ठीक है। लीगल कस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्टीज की कंसेंट कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर उनकी कंसेंट है तब भी अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। वो आपका कस्टम विच आर ऑपरेटिव पर से बाइंडिंग, वो अथॉरिटेटिव है, वो बाइंडिंग है, वो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। यहाँ पे पार्टीज की कंसेंट मैटर नहीं करेगी। कन्वेंशनल कस्टम में पार्टीज की कंसेंट मैटर करेगी, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस, यू हैव टू नो दिस, ठीक है। इधर लोकल और नेशनल की बात करें, लोकल की बात का मतलब यहाँ से ये कहना है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में भी आपका कन्वेंशनल कस्टम हो सकता है, और एक पूरा नेशनल की बात करें तो पूरा कंट्री वाइज भी हो सकता है। ऐसे ही आपका लीगल कस्टम की बात करें तो ये भी पूरा लोकल भी हो सकता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, और एक पूरा नेशन की बात करें तो पूरा एक जनरल नेशनल की रिगार्डिंग भी हो सकता है। यूसेज कस्टम की बात करें तो हमने अभी देखा कि यूसेज कस्टम में कंसेंट चाहिए पार्टीज की, लेकिन जो वाइल्ड कस्टम की बात करें, लीगल कस्टम की बात करें, तो उसमें कोई कंसेंट नहीं चाहिए पार्टी की। यूसेज कस्टम की बात करें तो इसके अंदर एक और डिफरेंस है, इसके अंदर जो आपका कस्टम है वो ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी पुराना होना चाहिए। इमेमोरियल का मतलब होता है कि बहुत ही पुराने टाइम से कैरी ऑन चलते आना, ठीक है, एंशिएंट की बात कर रहे हैं हम। नीड नोट इमेमोरियल एंटिक्विटी, वहाँ पे ऐसे कस्टम का जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो। लेकिन लीगल कस्टम की बात करें तो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहाँ पे इमेमोरियल होना चाहिए, नीड इमेमोरियल एंटिक्विटी, ठीक है। कस्टम वहाँ से बिगिन होता है जहाँ से यूसेज एंड होता है। इस लाइन का आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, वहीं से फिर वो कस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें थ्योरीज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ, ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं जिनकी बात जो कस्टम था अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया लॉ के रूप में, अब हम उसको एक लॉ के रूप में देखने लगे हैं, ठीक है। तो वो एक कुछ थ्योरीज थी, उनके बाद ही हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी, उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ भाई कस्टम की भी एक काफ़ी नीड होती है सोसाइटी में। तो सबसे पहले आपका एनालिटिकल थ्योरी है, उसके बाद हिस्टोरिकल थ्योरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल थ्योरी की बात करें तो जॉन ऑस्टिन का नाम हमेशा आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। एनालिटिकल स्कूल की बात करें जब हम, जॉन ऑस्टिन का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन क्या कहते हैं, कस्टम डेराइव्स इट्स बाइंडिंग फोर्स नॉट फ्रॉम इट्स ओन नेचर बट बाय इट्स स्टेट रिकॉग्निशन थ्रू स्टैट्यूटरी लॉ और बाय प्रेसिडेंट। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि जो कस्टम है ना, जो उसका बाइंडिंग फोर्स नेचर है, वो खुद से नहीं आया कस्टम से, वो तभी आएगा जब एक स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। यानी स्टेट रिकॉग्नाइज किसके थ्रू करेगा, या तो वो लेजिस्लेशन बनाएगा स्टेट्यूटरी लॉ, या फिर जो कोर्ट्स हैं वहाँ के वो डिसीजन देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ही सेड कस्टम इज ए हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करना आप, इसने बोला कि कस्टम क्या है, वो हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स है। पीछे चलते हैं हम, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सेलमेंट की बात करें, हमने देखा था यहाँ पे, तो सेलमेंट जी ने बोला था कस्टम है आपका वो लीगल मटेरियल सोर्सेज है। यानी कि ऑस्टिन चाचा की माने तो ऑस्टिन चाचा जी कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कस्टम आपका लीगल मटेरियल सोर्स नहीं है। लीगल मटेरियल सोर्स नहीं है यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं
जो कस्टम है आपका सोर्सेज ऑफ बोथ इनफैक्ट एज वेरी लो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कस्टम आपका हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज है, यानी कि सोर्सेज इन फैक्ट ओनली है, नॉट अथॉरिटेटिव है, यानी उसका बाइंडिंग नेचर नहीं है। ओस्टिन चाचा बस इसी चीज को मनवाने पे तुले हैं, ठीक है, यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि कस्टम इज ए हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स। उसके बाद उन्होंने बोला ही कंक्लूडेड कस्टमरी लॉ नथिंग बट जुडिशरी लॉ फाउंडेड अपॉन एंटीरियर कस्टम। ये आपको लाइन याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आ जाएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, पूछ लेंगे कौन से जूरिस्ट ने कस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये बोला था कस्टम लॉ इज नथिंग बट जुडिशरी के थ्रू आता है, जुडिशरी इसको फाउंड करती है एंटीरियर कस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई होलैंड और सैलमन जी भी एक हो गए कि भाई चलो ठीक है, हमारे नाम के एंड में एनडी आ रहा है, एनडी आ रहा है, चलो भाई अब हम दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भैया जी ऑस्टिन जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम आपकी एक बात से सहमत नहीं है। क्यों, कौन सी बात से सहमत नहीं है भाई, हम ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि कस्टम इज ए हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स, जो आपने बोला था ये वाली लाइन, ही सेड कस्टम इज ए हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स, वो हम आपकी बात से सहमत नहीं है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कस्टम एक लीगल मटेरियल सोर्सेज है। क्यों है, क्योंकि सैलमन ने तो ये बात बोली थी, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, सैलमन ने होलैंड को भी साथ ले लिया कि भाई अकेला बोलूंगा ऑस्टिन बुरा मान जाएगा, तू भी बोल दे मेरे साथ, ठीक है, दो बोलेंगे तो शायद बुरा नहीं मानेगा। तो इनका कहने का मतलब ये था कि ऑस्टिन ये कहना चाह रहे थे कि भाई वो कस्टम हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज में आएगा, और ये आपका जो कस्टम है ये खुद की इसकी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, इसकी बाइंडिंग अथॉरिटी बनती है जब स्टेट द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है लेजिस्लेशन के थ्रू या प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ये बोले कि हाँ भाई आपकी ये वाली बात सही है, जो पहला पॉइंट वो सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट से हम सहमत नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग लीगल मटेरियल सोर्स है कस्टम, ठीक है। एलन ने भी ऑस्टिन के इस व्यू को क्रिटिसाइज किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है हिस्टोरिकल थ्योरी की। हिस्टोरिकल थ्योरी में हम बात करते हैं सेवंगी की, पुस्ता की, ब्लैकस्टोन की एंड मेन की। आपको इनके सबके नाम याद होने चाहिए। बाकी हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस करेंगे, उसमें आपका एक एक नाम रटवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगे। मैं थोड़ी ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, भले ही आपको बोरिंग लग रहा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है ये सब्जेक्ट। हिस्टोरिकल थ्योरी की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है लॉ हैज इट्स एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉमन कंसिस्टेंस ऑफ द पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉमन कंसिस्टेंस, यूजीसी नेट का फेवरेट वर्ड है। ये पूछ लेगा कौन से स्कूल में ये वर्ड यूज किया गया था, हिस्टोरिकल स्कूल आपको बोलना है, ठीक है। एंड कस्टमरी ऑब्जर्वेंस इज नॉट द कोज ऑफ लॉ बट द एविडेंस ऑफ इज एग्जिस्टेंस। हम कहें तो मोटा मोटा इसका यही मतलब है कि एनालिटिकल थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी में क्या इनमें अनबन चल रही है। एनालिटिकल थ्योरी की माने तो ये कस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कस्टम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटूटरी लॉ और प्रेसिडेंट, यानी लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट यानी कोर्ट डिसीजंस। हिस्टोरिकल थ्योरी क्या कह रही है कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग कस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटूटरी और लॉ प्रेसिडेंट से ज़्यादा, ये हम कहना चाह रहे हैं। सेवंगी ने यहाँ पे अपनी बात रखी, उन्होंने बोला कस्टमरी लॉज कंप्लीटली मॉडिफाई और रिपील स्टैट्यूट। उन्होंने बताया कि कस्टमरी में लॉ में इतनी ताकत है कि वो आपके जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है। इट मे क्रिएट ए न्यू लॉ एंड सब्सटीट्यूट इट फॉर स्टैट्यूटरी लॉ विच इट हैज एबोलिश्ड। यही बात उन्होंने बोली। कस्टम गिव्स अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट एंड स्टैट्यूट लॉ, कहने का मतलब यही है कस्टम है तभी आपके प्रेसिडेंट और स्टैट्यूटरी लॉ है, ठीक है, वही आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। यही भी मैंने आपको जो समझाया मोटा मोटा कि हिस्टोरिकल थ्योरी वो बोल रहे हैं कस्टम की जय, कस्टम की जय। एनालिटिकल थ्योरी वाले बोल रहे हैं नहीं जी, स्टैट्यूटरी लॉ और प्रेसिडेंट की जय, स्टैट्यूटरी लॉ और प्रेसिडेंट की जय। उनके अकॉर्डिंग कस्टम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कस्टम हमारे लिए हमारा भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, धर्मात्मा है, सब कुछ है, ठीक है। तज कस्टम्स गिव अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट एंड स्टैट्यूटरी लॉ, ही सेड, सेवंगी ने बोला कस्टमरी लॉ इज द रियल लॉ ऑफ द पीपल व्हाइल रेस्ट इज ओनली ए सुपर इम्पोजिशन। इसने बहुत ही बड़ा तमाच मारा ऑस्टिन और आपके होलैंड और सैलमंड के मुंह पे। उन्होंने बोला कस्टमरी लॉ एक रियल लॉ ऑफ पीपल है, बाकी जो रेस्ट है यानी कि रेस्ट पे यहाँ पे बात कर रहा है, स्टैट्यूटरी लॉ और प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, वो सब सुपर इम्पोज करते हैं इसको, ठीक है। ये आपस में ऐसे लड़ते रहते थे, इनके पास कुछ काम होता नहीं था। हेनरी मेन की बात करें तो हेनरी मेन ने भी कुछ बोला। हेनरी मेन भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, बुआ मौसी
ठीक है, आपस में मामा भतीजा ये सब, ये सेवेंगी पुस्ता ब्लैकस्टोन मेन, तो ये सब मिलके ही आपस में एनालिटिकल थ्योरी वालों को मतलब धमका रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, कस्टम की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो हेनरी मेन कह रहे हैं कि भाई कस्टम इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो कस्टम है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। बाकी ये कह रहे थे कस्टम है आपका हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज है। ठीक है, ही रिगार्डेड कस्टम एज ए पोस्टीरियर ऑफ दैट ऑफ थीमेस्टी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इससे आपको याद रखना पड़ेगा। थीमेस्टी जहाँ पे बात आई थी, हेनरी मेन ने इसके बात कहा था। थीमेस्टी का मतलब ये होता है कि अवार्ड्स ट्रीटेड बाय किंग और गॉडेस ऑफ जस्टिस और जजमेंट्स। ठीक है, उसके बारे में बात है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम की बात करें तो भाई ऐसे कौन से कस्टम है, हर एक कस्टम को आप लॉ नहीं बना सकते हैं। उसके लिए कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उससे उसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तभी उसको एक वैलिड कस्टम माना जाएगा। टू एक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ और बिकम ए सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। कस्टम मस्ट बी एंशियंट, भाई कस्टम बहुत पुराना होना चाहिए। इंडिया की माने हम तो 20 साल से ज़्यादा, 20-25 साल, 50 साल के आसपास का जो है हम उसे एंशियंट मानते हैं। कस्टम मस्ट बी कंटिन्यूस, सर्टेन एंड प्रिसाइज। कस्टम आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो आप उसको प्रूव कर पाओ एविडेंस के थ्रू, ऐसा कस्टम होना चाहिए। रीजनेबलनेस की बात करें यानी उसकी एक यूजफुल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अनरीजनेबलनेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कस्टम है कस्टम है कस्टम है, हम तो करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी एक यूजफुल एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, सोसाइटी में, देन इट विल बी कंसिडर एज रीजनेबल कस्टम। ओके, कन्फर्मिटी विद स्टेटूटरी लॉ। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आपका ये नहीं कि कस्टम आपका सुपरसीड करेगा लेजिस्लेशन को। ठीक है, सुपरसीड नहीं करेगा कस्टम, कस्टम कन्फर्म रहेगा आपका स्टेटूटरी लॉ के, यानी कि कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट इन विद द स्टेटूटरी और लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हो। कस्टम मस्ट हैव ओब्लिगेटरी फोर्स। ठीक है, यानी कि वो आपको एक राइट होना चाहिए एंजॉय करने के लिए और आप उसको ओपनली फॉलो कर सको। ऐसे नहीं कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं और उनका राइट है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं वो। तो अगर मिल रहा है तो सबका उसको ओब्लिगेटरी फोर्समेंट होना चाहिए। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, कंसिस्टेंट विद मोरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। इसकी हम बात करें तो जैसे अंग्रेजों के टाइम में आपको पता होगा, कुछ मूवीज़ में देखा होगा आपने, सती प्रथा होती थी इंडिया में पहले, कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो औरत को, वाइफ को जला दिया जाता था उसी के साथ ही। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने ये काम काफ़ी अच्छा किया था। अंग्रेजों ने इस प्रथा को अपने टाइम में ही बैन कर दिया था, क्योंकि ये कस्टम आपका देखोगे तो इनकंसिस्टेंस है मोरलिटी के, इमोरल काम था वो। ठीक है, तो वो कस्टम अच्छा किया उन्होंने, उसको वहीं पे ही बैन कर दिया, क्योंकि वो एक मोरलिटी और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ था। आपको बता दूं मैं कि भाई सबसे ज़्यादा पेन इंसान को हड्डी टूटने से नहीं होता है, सबसे ज़्यादा पेन एक औरत को होता है प्रेगनेंसी के टाइम। जब वो उसको मतलब प्रेगनेंसी के टाइम उसका जब बच्चा मतलब वहाँ से उसको प्रेग्नेंट जो बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम उसको काफ़ी पेन होता है। वो पेन उस पेन से भी 10 टाइम्स ज़्यादा पेन होता है इंसान को जब जलाया जाता है और वो जिंदा होता है और वो होश में होता है। ऐसे में इंसान को सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो सोच सकते हो अंग्रेजों ने उस टाइम ये काफ़ी अच्छा काम किया था इस चीज़ को बैन करके। लेजिस्लेशन की बात करें, कस्टम ऑफ अगर हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में आप सबको पता है कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे कानून बनाते हैं। ठीक है, संसद भवन और आपका जो ये आपका राज्यसभा, लोकसभा और आपके स्टेट में जो है वो आपके सारे कानून बनाए जाते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक आपका होता है सबॉर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका व्हेन सोवरेन अथॉरिटी इटसेल्फ मेक्स द लॉ, यानी कि स्टेट ही खुद ही लॉ बना रहा है। कौन कौन होते हैं ऐसे लोग, यानी कि पार्लियामेंट आपका ऑर्डिनेंस बना रहा है। पार्लियामेंट के अंडर एक्चुअली प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। और जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर्स की, वो भी सुप्रीम लेजिस्लेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा होगा कि जो आपका सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है कैन नॉट डेलीगेट असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन टू आपका जो डेलीगेशन लेजिस्लेशन के थ्रू। यानी कि हम सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सोवरेन अथॉरिटी है, वो नहीं करती है, वो अपने काम को डेलीगेट कर देती है। यानी उनका काम कोई करता है अथॉरिटी, यानी रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस, किसके द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपके सारे सबॉर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में
काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज ऑर्डर्स डायरेक्शन आपने देखा होगा, आर्टिकल 13 में इसे लॉ माना जाता है। ठीक है, डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरी के बारे में बता दूं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वाले हैं ये कैन नॉट फर्दर डेलीगेट देयर, मतलब जो भी इनका काम है वो दोबारा से डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेटी हैं ये, इनको डेलीगेटी बोला जाता है, इनको डेलीगेटर बोला जाता है। ये डेलीगेटर कैन नॉट, ये तो डेलीगेटर डेलीगेटी कर सकते हैं, लेकिन ये डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, ये दोबारा से डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भाई आपका जो लेजिस्लेशन होता है काफ़ी सर्टेन और प्रिसाइज होता है, एक लिखा हुआ होता है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, उसको आप फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। लीगल रिफॉर्म हो सकता है, टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। कन्फर्म्स टू नेचुरल जस्टिस, इसमें काफ़ी चीज़ें दी होती हैं जो एक इंसान को अगर साथ कोई दिक्कत होती है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूट होते हैं। आपको पता होगा कि अभी आपका आईपीसी जैसे बीएनएस हो गया है, तो मतलब एक प्रकार से सिरदर्दी है। ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, पुराने वाले को रिपील कर देती है, फिर नया वाला ले आती है। या फिर आपको देखोगे साइबर का अलग सा, साइबर लॉ का अलग से बना रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपीआर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का अलग से बना रखा है। ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टैट्यूट हो जाते हैं, जिससे एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वकीलों के लिए तो मुश्किल होता ही होता है, आप सोचो एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मोस्टली प्रोस्पेक्टिव एंड नोट रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि भाई आप कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन बनाते हो उसका जो इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता उसका। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार इस टॉपिक से आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 18 में भी क्वेश्चन आया था। और ये ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है CUT में, PG में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है इसे तो देखिए होता क्या है, जो लेजिस्लेचर होता है ना वो उसके पास पूरा ये नहीं है कि वो पूरा सब कुछ आगे का भविष्य में सोच के कि भाई आगे क्या क्या होने वाला है, उसी को सोच के वो ड्राफ्टिंग कर लेगी। कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, तो इस चीज़ों को मिस आउट होती है, मिस हैपनिंग हो जाती है उनसे, तो जो जुडिशरी का रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जुडिशरी क्या करती है, जैसे आपको पता है जुडिशरी का काम ही यही है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करना। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, मेकिंग ऑफ लॉ करना, और आपका एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द लॉ करना। ठीक है, तो जुडिशरी क्या करती है, कोई भी ऐसा एम्बिग्यूस वर्ड है जिसमें दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसको सोल्व करती है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है उसको रिसोल्व करती है। ये हमारा जुडिशरी का काम है, जज का यही काम है। सैलमन जी ने यहाँ पे बोला, सैलमन जी बोलेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है बोलना, उन्होंने बोला इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट्स सीक्स टू ascertain द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। तो इन्होंने ये बोला इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके बाय विच द कोर्ट सीक्स टू ascertain द मीनिंग, कोर्ट कोशिश करता है जो लेजिस्लेचर के जो थीम है, जो उनका मीनिंग है, जो वो चाह रही है, उनके जो दिल में है, वो हम किसी ना किसी तरीके से एक पूरा उसको इंटरप्रेट करके हम सामने रख पाएँ। वही एक इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस उसे ही कहते हैं। तो ये मेजरली टू टाइप्स का होता है, लिबरल और स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट की हम बात करें तो हम उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन कन्फाइंड टू द लेटर, यानी कि जो आपका स्टैट्यूट में जो वर्ड लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको डिट्टो उन पे ही बेस्ड रहना है, उनसे आपको हटना नहीं है, उन्हीं पे आपको स्टिक रहना है। बात करें तो इसके अंदर आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, CRPC IPC यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये आपके नए बन गए हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन और आपके फाइनेंशियल एक्ट्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, आपका वेल्थ टैक्स एक्ट हो गया, CGST हो गया। तो ये सारे आपके स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इनको इंटरप्रेट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। लिबरल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसके अंदर आपकी इंटरप्रिटेशन होती है वो थोड़ी सी हल्की रखी जाती है। कई बार बोलते हैं ना जैसे एग्जाम में कि लिबरल मार्किंग करी गई है, हल्की मार्किंग करी गई है, या फिर स्ट्रिक्ट मार्किंग करी गई है, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो होता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्क करता है तो जो बच्चों के नंबर हैं कम आते हैं। लिबरल मार्किंग करता है तो वो थोड़ी सी छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर कर देता है तो बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन विच परमिट्स डिपार्चर फ्रॉम द लेटर, यानी कि यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड स्टिक नहीं रहना लेजिस्लेशन के, थोड़ी सी आज़ादी दी जाती है जुडिशरी वालों को कि आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी लॉजिकली सोच सकते हो, इसीलिए इसका नाम है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर हम बात करें तो छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं जैसे रेंट एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, और भी आपका IPR के रिगार्डिंग जो एक्ट्स हो गए। ठीक है, तो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं
उनके अंदर आप लॉजिकल या लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। हम बात करें तो इसके अंदर आपके 5 रूल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहला रूल देखते हैं हिडन्स रूल, ठीक है। हिडन्स रूल को हम मिसचीफ रूल भी कहते हैं। ओल्डेस्ट रूल है ये, ठीक है। हिडन्स केस हुआ था आपका 1584 में। उसी केस के अंदर कुछ बातें कही गई थी और उन्हीं बातों को देख के इसको बाद में हिडन्स रूल कहा जाने लग गया कि भाई एक आपको जज को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करता है। सबसे पहले जज को देखना चाहिए व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। भाई जो ये एक्ट फिलहाल मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इससे पहले इस एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा लॉ था, अगर उसको रिपील करके बनाया गया है या फिर ये पहले ही शुरुआत में सबसे पहले बनाया गया है। जैसे हम बात करें, अभी आपका बीएनएस बना है, कल को बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि इंटरप्रेट करना पड़ जाए जज को, तो वो आईपीसी को एक बार फॉलो करेंगे, ठीक है। वट वॉज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड एनी लिमिट। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि भाई जो मिसचीफ और डिफेक्ट है इस लॉ में क्या उसकी मतलब लिमिट है, वो ढंग से दी गई है या नहीं दी गई है। वट इज़ द रेमेडी द एक्ट हैज़ नॉट प्रोवाइड, कौन सी रेमेडी है जो प्रोवाइड करी गई एक्ट में, क्या ये रीज़न सही दिया इन्होंने रेमेडी के लिए, वो भी सब देखा जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि कम सजा वाले का फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा सजा वाले का फ़ाइन कम है, तो ये सब रेमेडी भी काफ़ी एक सही तरीके से देनी चाहिए। तो रूल क्या कहता है, द रूल डायरेक्ट्स दैट द कोर्ट मस्ट अडोप्ट द दैट इंटरप्रिटेशन विच शैल सुप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। प्रो बोनो पब्लिको भी इसको कहते हैं। यानी कि ये रूल ये कहना चाह रहा है कि जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए इंटरप्रिटेशन के टाइम, उनको सुप्रेस कर देना चाहिए जो मिसचीफ और डिफेक्ट वाली चीज़ें हैं, और उनको रेमेडी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होना चाहिए। उनका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम रेमेडी कैसे ना कैसे प्रोवाइड करें। इसी को हम प्रो बोनो पब्लिको बोलते हैं। इंडिया में ये काफ़ी रेयरली यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है। लिटरल, ग्रामेटिकल और प्लेन मीनिंग रूल की बात करें, टू गिव टू दी वर्ड्स दैट देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग प्राइमा फेसाई। जो दिख रहा है उसको वैसे ही ऑब्जर्व करके उसका जो प्राइमा फेसाई मीनिंग है वही आप इंटरप्रेट करके दे दो, उससे हम लिटरल, ग्रामेटिकल और प्लेन मीनिंग रूल कहते हैं। वर्ड्स देख के आप समझ गए होंगे। गोल्डन रूल की बात करें तो इसका नाम गोल्डन रूल क्यों पड़ा, क्योंकि ये लगभग सारे ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन रूल पड़ गया। कोर्ट शुड अवॉइड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, कह रहा है कि भाई कोर्ट को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अवॉइड करना चाहिए इफ लेजिस्लेशन पर्पज विल वोलेट एंड नॉट टू गो बियॉन्ड द प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ लॉ। कह रहा है कि भाई अगर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हो यूज, और उसको करने से आपका जो लेजिस्लेशन का पर्पज है, यानी कि जो पार्लियामेंट ने जो सोच के, जो थीम सोच के, जो उनका एम था वो सोच के जो कानून बनाया, अगर आप उसको ही वोलेट कर दोगे तो ऐसी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का क्या काम, कोई काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी इस लिमिट से बियॉन्ड नहीं जाना है कि जो प्रैक्टिकल सिनारियो है, जो लेजिस्लेशन का पर्पज है वो वोलेट हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना है। बेनिफिशियल इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन रूल की बात करें तो इसके अंदर भी कह रहा है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन यूज होती है। इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन दी स्टैट्यूटरी वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ टू मीनिंग्स, जहाँ पे दो मीनिंग्स हैं एक स्टैट्यूटरी वर्ड के, तो प्रीफरेंस शुड बी गिवन टू दैट मीनिंग विच प्रोड्यूसेस द मोर रीजनेबल एंड जस्ट रिजल्ट। तो कह रहा है कि भाई जहाँ पे दो मीनिंग है तो आपको प्रीफरेंस ऐसे वर्ड को देनी है जो काफ़ी रीजनेबल हो, ठीक है, एप्लीकेबल हो, और उसका जो रिजल्ट है यानी कि जस्टिस दिलाने में हेल्प करे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल की बात करें, यहाँ इससे क्वेश्चन आया था आपका AIB 18 में, जिस बच्चे को पता था उसने आसानी से कर दिया होगा, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में काफ़ी बार आता है। दिस रूल सजेस्ट दैट एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट बाय हार्मोनाइजिंग एनी अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर ऑफ इट्स प्रोविजंस। कह रहे हैं कि भाई आपको पूरा प्रोविजन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे एक या दो प्रोविजंस में आपको इनकन्सिस्टेंसी या रेपिग्नेंसी होती है। टू प्रिवेंट और अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी और रेपिग्नेंसी बिटवीन द टू सेक्शंस, और दो सेक्शंस में, यानी कि सेक्शन मान लो 18 या 20 में, या फिर विद इन ए सेक्शन, खाली सेक्शन 18 में मान लो दिक्कत आ रही है, या फिर बिटवीन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट आ रही है, या फिर बिटवीन टू स्टैट्यूट आ रही है, यानी कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्ट में आ रही है दिक्कत, अलग अलग स्टैट्यूट में आ रही है, तो वहाँ पे हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल यूज़ करते हैं। हार्मोनियस वर्ड यहाँ से आप देख सकते हो कि जब भी हम दो कंट्रीज़ के रिलेशंस की बात करते हैं तो हम हार्मोनियस वर्ड यूज़ करते हैं कि हमेशा आपका किसी भी कंट्री के साथ एक हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, अच्छा मधुर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया व्यवहार होना चाहिए। प्रेसिडेंट की बात करें, लास्ट सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो इसके अंदर होता है, इंडिया के अंदर हमारा कॉमन लॉ सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉमन लॉ सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है कॉमन लॉ में, यहाँ पे जो जुडिशरी की वैल्यू है काफ़ी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है।
यूज ऑफ पास्ट डिसीजन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजन। कह रहा है कि भाई जो पास्ट डिसीजन है कोर्ट्स के, हायर जुडिशरी के, वो आपके बाइंडिंग नेचर होते हैं। आपके आने वाले मटेरियल फैक्ट्स अगर सेम है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी ऐसा केस है तो आपके जो पास्ट डिसीजन है उनको देखा जाएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर उनका डिसीजन दिया जाएगा, अगर मटेरियल फैक्ट सेम है तो। इसे हम रेशियो डेसिडेंडी भी बोलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सैलमन की बात करें, सैलमन जी ने यहाँ पे भी अपनी बात को रखा। उन्होंने बताया द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द रिकॉग्निशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू रूल्स बाय द कोर्ट्स देमसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का मतलब यही है कि मेकिंग ऑफ लॉ बाय द रिकॉग्निशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू रूल्स बाय द कोर्ट्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो भी अपना एक फिलोसफी उसके थ्रू करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एप्लीकेशन नए रूल्स लगाता है, उसके बाद जो बनता है एक जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वही एक प्रेसिडेंट होता है। कीटोन चाचा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बोला कि ए जुडिशियल प्रेसिडेंट इज ए जुडिशियल डिसीजन टू विच अथॉरिटी हैज इन सम मेजर्स हैज बीन अटैच्ड। ब्लैकस्टोन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बोला जजेस डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ थ्रू देयर डिसीजन बट सिंपली पुट ए स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी ऑन दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन दी सोसाइटी। आप स्टैम्प वर्ड ध्यान रखना, ये ब्लैकस्टोन के साथ आप याद कर सकते हो, कोई भी निमोनिक बना के जैसे सेलमेंट का वर्ड आए तो आप याद कर सकते हो। रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कीवर्ड है। कीटोन के बारे में जब आप याद करोगे तो आप याद रखना कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन और एक आपका मेजर्स टू बी अटैच, इनसे कोई भी आप कीवर्ड याद करके आप अटैच करके याद कर सकते हो। ब्लैकस्टोन की बात करें तो इनमें आप स्टैम्प वर्ड आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका होगा, पूरा क्राइमिंग बेस्ड सब्जेक्ट है ये, ठीक है। कंसेप्ट है, एक माइंड मैप के थ्रू करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लॉ मैंने बताया एक एक चीज, इसी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा इजिली ज़्यादा याद कर पाओगे। एडवर्ड कुक की बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला जुडिशियल डिसीजन आर नॉट सोर्सेज ऑफ लॉ बट एज द प्रूफ ऑफ व्हाट द लॉ इज। इनके अकॉर्डिंग जुडिशियल डिसीजन है ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग भाई सोर्सेज है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इनको, बस ये क्या है, प्रूफ है किसके, जो लॉ है उसी का ही प्रूफ है ये, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, ऑथोरिटेटिव और परस्यूसिव प्रेसिडेंट, ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे आपने देखा था कि कीटोन साहब ने जो दो कैटेगरीज बताई थी उनमें बताया था कि एक होता है बाइंडिंग नेचर का होता है, बाइंडिंग नेचर यानी अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है हैविंग ए बाइंडिंग फोर्स। फिर उन्होंने बताया था एक होता है परस्यूसिव टाइप का सोर्स ऑफ लॉ, यानी परस्यूसिव प्रेसिडेंट नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो, नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है ये, ठीक है। थ्योरीज की बात करें तो इसके अंदर दो थ्योरीज होती हैं, डिक्लेरेटरी थ्योरी होती है, एक लॉ मेकिंग थ्योरी होती है। डिक्लेरेटरी थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर वो होता है कि जहाँ पे जजेस आर मेयरली लॉ फाइंडर्स एंड नॉट लॉ मेकर्स, जहाँ पे जजेस लॉ बनाते नहीं है, वहाँ पे बस वो इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को फाइंड करते हैं, लोगों की एग्जैक्टली लेजिस्लेशन की क्या इंटेंशन थी, वही हमें यहाँ से ढूंढ के निकालनी है। लॉ मेकिंग थ्योरी की बात करें, जजेस में गिव ए न्यू मीनिंग टू दी एग्जिस्टिंग लॉ विच बिकम्स ए न्यू लॉ, यानी कि यहाँ पे वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे उनका थोड़ा सा हम देखें लिबरल व्यू रहता है, यानी कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो वर्ड्स टू वर्ड्स रहेंगे, हमने जैसे देखा था अभी। लेकिन जब हम उनको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की आज़ादी देते हैं तो वहाँ पे वो जरूरी नहीं कि जो लेजिस्लेशन के वर्ड्स हैं उन्हीं से स्टिक रहेंगे, थोड़ा सा वो एक कदम आगे भी जा सकते हैं। लेकिन देवकीनंदन अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जजेस को ये पावर दी गई है इंटरप्रेट करने की स्टैट्यूट की, ये अनलिमिटेड पावर नहीं है, नॉट अनलिमिटेड। द कोर्ट कैन नॉट रीराइट, रिकास्ट और रिफ्रेम द लेजिस्लेशन। आप अपनी तरफ से कोई नया वर्ड, कोई सेंटेंस जोड़ के आप नहीं कर सकते, फ्रेम नहीं कर सकते लेजिस्लेशन को। ये काम केवल लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का ये काम है। उन्होंने बोला फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी सप्लीमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा असिस्ट करना है, इंटरप्रेट करना है, रिकंसाइल करना है, डेवलप द प्रिंसिपल विच इज द थीम ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि जो लेजिस्लेचर की जो भावना है आपको वही आपको बाहर निकाल के लानी है अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते लेजिस्लेशन की, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ शेयर डिसीज की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है, आपके कई बार क्लैट में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये शायद सीयूटी में भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इसके अंदर क्या होता है कि लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी हायर जुडिशरी ने, हायर अगर हायरार्की में कोई कोर्ट है, अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो फिर बाइंडिंग नेचर रहेगा उसका। व्हेन ए पॉइंट ऑफ लॉ हैज बीन वंस सेटल्ड बाय ए जुडिशियल डिसीजन इट फॉर्म्स ए प्रेसिडेंट विच इज बाइंडिंग एंड मस्ट बी फॉलोड। आपको आने वाले जो भी कोर्ट्स हैं, आप लोअर कोर्ट्स हैं, उनको फिर वो फॉलो करना पड़ेगा, उन पे वो बाइंडिंग नेचर रहेगा। दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज इन कॉमन लॉ बेस्ड कंट्रीज, यानी कि यूके, इंडिया, यूएसए की में अप्लाई होता है, लेकिन ये सिविल बेस्ड लॉ कंट्रीज होती हैं उनमें अप्लाई नहीं होता, यानी कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान में अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे जुडिशरी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, यहाँ पे पार्लियामेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अपने इंडिया में जुडिशरी की वैल्यू ज़्यादा है, कॉमन लॉ बेस्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। ए कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट अबाउट इटसेल्फ इन द हियरार्की और इक्विवेलेंट। ये आपने बताया है कि भाई जो अगर हियरार्की ऊपर है जो कोर्ट, अगर उसने कोई डिसीजन दिया है तो नीचे वाला कोर्ट बाइंडिंग होगा,
ठीक है। ये आपका आर्टिकल 141 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी सेम बात कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को रेफरेंस करता है, तो ऑप्शन दे देगा वो 140, 144, 143, 142। तो 141 अगर ऑप्शन में है तो आपको 141 मार्क करके आगे बढ़ जाना। हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया सेम मटेरियल फैक्ट्स पे, तो जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दिया तो हरियाणा वालों को सेम डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट आपके एक दूसरे के डिसीजन के बाइंडिंग नेचर नहीं होता है, परसेसिव नेचर उनका रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा कि खुद के डिसीजन भी कई बार वो अपना चेंज कर देता है, यानी ओवररूल कर देता है। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ के अंदर एक राइट टू डेथ आया था ज्ञान कौर वाले केसेस में, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ बोला था राइट टू डाई के रिगार्डिंग, पहले बोला था कि हाँ राइट टू डाई है राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को आप ओवररूल कर सकते हो, वो अपने डिसीजन के बाउंड नहीं होता। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूल की बात करें, यानी फ्यूचर केसेस ऑलवेज बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल क्रिएटेड एज ऑब्जर्व बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका होता है, यानी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव में जो भी बात करी गई थी उनको हटा दिया जाएगा, और जो नया लॉ बनाया गया है, नया एक रूलिंग आया है प्रेसिडेंट का, वही एक फ्यूचर केसेस में रेफरेंस के थ्रू भी यूज किया जाएगा। ये आपका गोलकनाथ केस में बताया गया था 1967 में। रेशो डेसेंडेंट की बात करें, रेशो डेसिडेंडी आपने वर्ड जरूर सुना होगा अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है। रेशो डेसिडेंडी का मतलब यही होता है कि अगर किसी केस में अगर मटेरियल फैक्ट्स हैं, आपका जो भी डिसीजन उस केस में आएगा अगर उससे मिलता जुलता आने वाले प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी ऐसा केस है, तो आपका जो भी पुराने जो अगर हम हायर कोर्ट की बात करें तो आपके उनके जो मटेरियल फैक्ट्स जो थे उस केस के और जो उनका केस का जो डिसीजन आया था उनको देख के ही आपको डिसीजन देना पड़ेगा लोअर कोर्ट्स को। रूल ऑफ लॉ अपॉन विच द डिसीजन इज फाउंडेड केसेस मस्ट बी डिसाइडेड इन द सेम वे वेयर द मटेरियल फैक्ट्स आर द सेम। यही वो कहना चाह रहा है। नॉट एवरी स्टेटमेंट मेड इन द अर्लियर डिसीजन इज एन अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर बाइंडिंग। ओनली दो स्टेटमेंट विच मे बी सेट टू द कॉन्स्टिट्यूट द रेशियो डेसेंडेंडी ऑफ दैट केस आर हेल्ड टू बी बाइंडिंग। हर एक स्टेटमेंट बाइंडिंग नहीं होती, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं केस के जिसके बेस पर डिसीजन दिया गया है वही रेशियो डेसेंडेंडी होती है और वही बाइंडिंग नेचर होता है, वही अथॉरिटेटिव इन नेचर होता है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। रेशियो डेसेंडेंडी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिटेल में मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा डिटेल में रेशियो डेसेंडेंडी आएगा नहीं। ओबिटर डिक्टा क्या होता है? ओबिटर डिक्टा आपका ये होता है कि ये आपका बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, ये भी जजमेंट में होता है। ये आप जजमेंट में हाइपोथेटिकल फैक्ट्स होते हैं। कई बार जजेस क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें बता देते हैं कि भाई अगर मान लो ए ऐसा होता, बी वहाँ पे जाता, फिर अगर ए ने मौका दे के बी को बुला लिया होता, तो वो एक हाइपोथेटिकल फैक्ट्स क्रिएट करते हैं जजमेंट जब अपनी लिखते हैं। बड़ी प्यारी जजमेंट लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपने कभी पढ़ी होंगी तो हाइपोथेटिकल फैक्ट्स होते हैं, इलस्ट्रेशन भी वो देते हैं, कुछ कैजुअल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। तो ये सब क्या बाइंडिंग नेचर के हैं? ये सब बाइंडिंग नेचर के नहीं है, ये सब परसुएसिव नेचर के होते हैं। परसुएसिव प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं। इन पे आपका कोर्ट मानना चाहे तो मान सकता है लोअर जुडिशरी, लेकिन आपका ये बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए कोर्ट इन पर्टिकुलर केस ऑल्दो जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो दीज हाइपोथेटिकल फैक्ट्स इलस्ट्रेशन एंड कैजुअल एक्सप्रेशंस। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इलाहाबाद एंड कर्नाटक हाई कोर्ट है, ये काफ़ी फेमस हाई कोर्ट्स है अपने इंडिया के। ये इनका ये मानना है कि भाई जो भी ओबिटरी डिक्टा है ये एक लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 121 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत ओबिटरी डिक्टा को माना जाना चाहिए। यानी कि अगर हम 141 की बात करें तो जो हम यहाँ पे पढ़ा था कि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग और ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो मानेंगे, आप चाहे मत मानो, ओबिटरी डिक्टा को हम अपना बाइंडिंग नेचर मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हाइपोथेटिकल फैक्ट या इलस्ट्रेशन या कैजुअल एक्सप्रेशन दिया है और उससे मिलता जुलता हमारा कोई केस है मटेरियल फैक्ट के रिगार्डिंग, तो हम फिर उसको ओबिटर डिक्टा को भी बाइंडिंग नेचर मानेंगे, उसी को देख के हम अपना डिसीजन देंगे। लेकिन ये हर हाई कोर्ट नहीं मानता है, यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।